हेलो। पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे जनन के बारे में, तो जिसमें आपने देख लिया था अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन की हम विधियां भी पढ़ चुके थे, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। तो देखिए आपकी लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते। नर युग्मक होता है शुक्राणु, नर युग्मक नर युग्मक है शुक्राणु, जो कैसा रहता है, गतिशील रहता है, और एक रहता है मादा युग्मक। मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु, जो गतिशील नहीं रहता है, यह हमने देख लिया था। तो अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग नहीं लेते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही भाग लेते हैं, और इस जनन में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन में किसी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उसमें जैसी पैतृ कोशिका रहती है, सेम वैसी पुत्री कोशिका भी उसमें जन्म लेती है। तो इस जनन में नर तथा मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं। नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। इस जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है कि जो जनन है, इस जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न तो होती है, लेकिन इसमें विभाजन कौन सा होता है। तो अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता था, समसूत्री विभाजन था, और इसमें विभाजन होता है समसूत्री प्लस अर्धसूत्री, दोनों प्रकार का विभाजन इसमें हमें देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि इसमें पैतृ कोशिका में जितने गुणसूत्र रहते हैं, पुत्री कोशिका में भी उतने ही गुणसूत्र थे, और जो अर्धसूत्री है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो ये जनन हमें किस किस में देखने को मिलता है, केचुआ जो कि एनालिडा वर्ग का है, तो केचुए में भी कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। मेंढक, इसी तरह हाइड्रा देखो आप, हाइड्रा में हमने देखा था कि मुकुलन भी होता है, पुनरुद्भवन भी होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। साथ में इसमें लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। एक है मनुष्य, और जो जीव जंतु है गाय भैंस बकरी, तो सभी में लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन को हम विस्तार से देखते हैं कि जब लैंगिक जनन हम पढ़ते हैं तो जनन के लिए नर में और मादा में जनन तंत्र होते हैं, नर वाला जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो पहले हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। देखिए आप, नर जनन तंत्र को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा पहला भाग है प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग इनको बोला जाता है मुख्य जनन अंग भी बोलते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा है। तो पहला अंग है वृषण, और जिसको टेस्टिस कहते हैं, और एक है वृषण कोश जिसको स्क्रोटम कहते हैं। तो ये दोनों है प्राथमिक जनन अंग है। इधर देखिए आप, द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से आते हैं नर के द्वितीयक जनन अंग में। पहला है अधिवृषण एपिडाइडिमिस, एक है शुक्रवाही नलिका, शुक्रवाहिनी भी इसको कहते हैं, वेस डिफरेंस, और एक है शिश्नु जो द्वितीयक जनन अंग है। अब यहाँ से बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि नर जनन तंत्र की ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो ग्रंथियों में पहली ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि। जो काउपर ग्रंथि है इसको बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि है, इसका नाम बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि भी इसको कहते हैं। तो आइए अब हम एक एक भाग को अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं वृषण के बारे में। तो वृषण क्या होता है, पहले हम वृषण के बारे में देखें। वृषण पाया कहाँ जाता है, होता कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि जो वृषण की स्थिति है वो उदर गुहा में नीचे की ओर होती है, या अपनी भाषा में बोले तो दोनों जांघों के बीच में होती है। कौन, वृषण। वृषण संख्या में कितने होते हैं, तो वृषण संख्या में होते हैं 1 जोड़ी, और अगर आपसे बोले तो आप इन्हें 2 कहेंगे। एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2 वृषण होते हैं। वृषण का जो वजन है, वजन कितना होता है, तो वृषण का वजन लगभग 10 से 15 ग्राम होता है। 10 से 15 ग्राम इसका वजन होता है। वृषण रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है गुलाबी, इनका रंग होता है गुलाबी होता है। नेक्स्ट हम देखें कि जो वृषण है, वृषण कहाँ सुरक्षित रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक जनन अंग का दूसरा है वृषण कोश, तो वृषण किसमें सुरक्षित रहते हैं,
वृषण सुरक्षित रहते हैं वृषण कोश में। अब क्वेश्चन ये कि वृषण कोश में क्यों रहते हैं, क्या यहाँ रहने से कोई फायदा है? तो वृषण कोश में जब रहते हैं तो वृषण कहाँ रहते हैं? वृषण कोश में रहते हैं। वृषण में निर्माण होता है शुक्राणुओं का। अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान कम चाहिए होता है, तापमान की कम आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अपने शरीर का तापमान। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो इसके निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और वृषण इसीलिए कहाँ होते हैं? वृषण कोश में होते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो वृषण कहाँ होते हैं? वृषण कोश में होते हैं। क्यों? क्योंकि वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कितना कम होता है? लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो वृषण है वो वृषण कोश में किस संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं? वृषण किस में होता है? वृषण कोश में होता है, हम जानते हैं। तो एक संरचना पाई जाती है धागे नुमा। कैसी संरचना होती है? एक धागे नुमा संरचना होती है। उस धागे नुमा संरचना का नाम है गुवरेनकुलम। क्या नाम है? गुवरेनकुलम। बहुत मोस्ट है, आपको इसको याद रखना है कि वृषण कोश से जुड़े होते हैं। कौन सी संरचना के द्वारा? तो एक धागे नुमा संरचना है जिसका नाम है गुवरेनकुलम। इसके द्वारा वृषण कोश से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कि जो वृषण कोश है, वृषण कोश, इसका तापमान अपने शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, हमने देख लिया। लेकिन आखिर क्यों होता है? तो वृषण कोश में एक पेशी पाई जाती है जिसका नाम होता है डार्टोस पेशी। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कि वृषण कोश में ऐसी कौन सी पेशी पाई जाती है जो वृषण कोश के तापमान को कम करती है, नियंत्रित करती है? तो वो कौन है? डार्टोस पेशी है। नेक्स्ट कि ये अपने सामने चित्र है, देखिए आप इसको, ये है नर जनन तंत्र। अब हम इसके भागों को देख लेते हैं। अभी हमने देखा वृषण, तो वृषण संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। तो यह है इसके वृषण। दिख रहा है आपको चित्र क्लियर? यह है वृषण, दोनों तरफ 2 वृषण है इसमें, क्योंकि वृषण की संख्या 2 होती है। वृषण के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, ऐसे वृषण के ऊपर एक संरचना कोमानुमा संरचना है, इसको बोलते हैं अधिवृषण, इसको बोला जाता है। यह है अधिवृषण वृषण। नेक्स्ट इसका एक पार्ट देखिए आप, शुक्रवाहिका, जो द्वितीयक जनन अंग में आता है। शुक्रवाहिका क्या करती है? जैसे वृषण में शुक्राणु बनेंगे, इन शुक्राणुओं को लेकर जाती है। तो ये है अपने पास शुक्रवाहिका। कितनी होती है संख्या में? शुक्रवाहिका 2 होती है और दोनों हमें दिख रही है। क्या कार्य करती है ये करती है शुक्राणुओं को लेकर जाने का कार्य करती है। तो कहाँ तक लेकर जाती है? तो शुक्राशय तक लेकर जाएगी। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये है यहाँ पर मूत्र मार्ग। आपको एक बात याद रखनी है कि जो नर है, नर का मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होता है, जबकि स्त्रियों में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग होते हैं। तो यह मूत्र मार्ग है। नेक्स्ट है शिश्न, जिससे होकर वीर्य या फिर मूत्र बाहर निकलता है, तो वो है शिश्न। नेक्स्ट अपने पास प्रोस्टेट ग्रंथि। जब हम ग्रंथियां पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में 1 होती है और ये वीर्य निर्माण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीर्य का निर्माण इसमें होता है, सीमेन। शुक्राशय में भी लगभग 60 से 70% वीर्य बनता है और प्रोस्टेट ग्रंथि में और काउपर ग्रंथि में भी वीर्य का निर्माण होता है। तो ये है अपने पास, इधर देखिए आप, ये मूत्रवाहिनी, वीर्यपुटिका। वीर्यपुटिका संख्याओं में 2 होती है। अंडकोश, थैली या फिर वृषण कोश जो होता है। हम देख रहे थे वृषण के बारे में। तो वृषण क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। स्थिति कहाँ पर है इसकी स्थिति पाई जाती है उदर गुहा में नीचे की ओर या फिर जांघों के बीच में। संख्या में कितने होते हैं वृषण? 2 होते हैं।
या फिर जोड़ी में बोले तो एक जोड़ी होते हैं। रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। वजन सामान्यतः 10 से 15 ग्राम होता है। और वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो वृषण वृषण कोश में रहते हैं, क्योंकि इसका जो तापमान है शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और वृषण में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में कौन सी पेशी, वृषण कोश में डार्टोस पेशी पाई जाती है, जो क्या करती है? इसके तापमान को नियंत्रित करती है। और एक धागे नुमा संरचना जिसका नाम क्या है? गुब्रेनकुलम है, जिसके द्वारा वृषण वृषण कोश में जुड़े होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। नेक्स्ट देखिए आप, जो वेरी मोस्ट, कि वृषण में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी? तो वृषण में पाई जाती है 2 प्रकार की कोशिका। तो आप देखिए 2 कौन कौन सी है। पहली कोशिका जो है उसका नाम होता है लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, या फिर इसको अंतराली कोशिका भी कहते हैं। और जो दूसरी कोशिका है उसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। दोनों का कार्य अलग अलग है। लीडिंग कोशिका क्या करती है? जो नर जनन हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, तो वो कहाँ से स्रावित होता है? वो होता है लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। सर्टोली कोशिका क्या करती है? जो वृषण में शुक्राणु का निर्माण हुआ, उन शुक्राणुओं को पोषण की आवश्यकता होती है, तो सर्टोली कोशिका ही शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो कौन कौन सी कोशिकाएं देखिए। वृषण में 2 प्रकार की कोशिका है। पहली है अंतराली कोशिका, जिसको लीडिंग कोशिका बोलते हैं। इनसे स्रावित हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। पर आपको एक और हार्मोन याद रखना है, कौन सा? एंड्रोजन। नेक्स्ट है कि सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है। और एक और बात कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के पहले वृषण कोश में नहीं आते हैं, तो कहाँ रहते हैं? वो उदर गुहा में रहते हैं। तो जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेगा उसके वृषण कोश में उतर आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वृषण कोश में वृषण उतर ही नहीं पाते, तो उनको बोलते हैं छुपे हुए वृषण, या फिर उनको बोला जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। तो देखिए आप कि जिन बच्चों के वृषण कोश में नहीं आए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं छुपे हुए वृषण या फिर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे बच्चा जन्म लेगा तो डॉक्टर चेक करेंगे कहीं उसका वृषण कोश खाली तो नहीं है। और अगर डॉक्टर को वृषण कोश खाली दिखता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं सर्जरी करवाने की। और ये जो सर्जरी होती है सामान्यतः 6 माह से लेकर 12 माह के बच्चों तक ये सर्जरी की जा सकती है। तो सर्जरी का नाम होता है ऑर्किडेक्टोमी। सर्जरी के द्वारा वृषण को वृषण कोश में उतारना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी कहा जाता है। ये है वृषण का अनुप्रस्थ काट है। ये अगर आपको क्लियर दिख रहा है अच्छे से, ये है वृषण की अनुप्रस्थ काट है। इसमें वृषण को ओपन करके अच्छे से दिखाया है कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एक संरचना, इसका नाम है वृषण पालियां। एक मिनट, यहाँ देखिए ये जो बन रही है इसको बोलते हैं वृषण पालियां हैं। ये सारी है वृषण पालियां है। तो एक वृषण में लगभग 3 से 4 वृषण पालियां पाई जाती है। तो वृषण पालियों में पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं होती है इस प्रकार से। तो इन नलिकाओं को बोला जाता है शुक्र जनन नलिका। जो शुक्र जनन नलिका है, इन नलिकाओं को ही इस वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? शुक्र जनन नलिकाओं को कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वृषण पालियां हैं, वृषण पालियों में पाई जाती है शुक्र जनन नलिका, और इसी को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक जालनुमा संरचना होती है शुक्र नलिकाओं के बाहर, जिनको बोला जाता है वृषण जालक बोला जाता है। वृषण जालक से ही शुक्र अपवाही नलिका निकलती है, और फिर यहाँ से ऊपर की ओर कोमानुमा एक संरचना दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं अधिवृषण, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अधिवृषण के बाद है शुक्रवाहिनी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि शुक्राणु जब जाता है, गमन करता है, तो उसका रास्ता क्या होता है, उसका पथ क्या होता है? तो वो होता है सबसे पहले कहाँ पर आएगा? शुक्र जनन नलिकाओं में। नंबर 1 पर शुक्राणु कहाँ आएगा? तो शुक्र जनन नलिकाओं में। शुक्र जनन नलिकाओं से फिर कहाँ जाएगा? एक जालक में जिसका नाम है वृषण जालक। इसके बाद में शुक्राणु गति करता हुआ कहाँ तक जाता है? शुक्र अपवाही नलिकाओं में जाएगा, और फिर यहाँ से अधिवृषण, और फिर शुक्रवाहिनी से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? शुक्राशय में पहुंच जाएगा। तो ये है वृषण की अनुप्रस्थ काट।
देखिए प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालियां है? लगभग 200 से 300 है। और प्रत्येक वृषण पाली में कितनी शुक्र नलिका है? लगभग 2 से 3 है। 2 से 3 शुक्र नलिका होती है। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, गुणा करो कि वृषण पाली टोटल कितनी है, 200 है, या फिर सामान्यतः 200 से 300 है, और एक में कितनी शुक्र जनन नलिका है? 2 से 3 है। तो टोटल शुक्र जनन नलिका कितनी हो जाएगी वृषण में? लगभग 700 से लेकर 1000 या 1200 के लगभग हो ही जाती है। अब यहाँ पे है कि जो शुक्र जनन नलिका हमने देखी थी उसके 2 आवरण है। एक आवरण होता है बाहरी आवरण, एक आवरण होता है आंतरिक आवरण। तो इन दोनों के अलग अलग नाम है और आपको अच्छे से याद रखना है कि जो बाहरी आवरण है इसको बोला जाता है ट्यूनिका प्रोपिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपिका। और जो आंतरिक स्तर है इसको बोलते हैं जनन उपकला स्तर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता चुकी थी कि जो शुक्र जनन नलिका है इसको क्या कहते हैं? वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। और शुक्राणु के गमन का रास्ता देखिए आप। सबसे पहले शुक्राणु कहाँ प्रवेश करेंगे? शुक्र जनन नलिका में। इसके जस्ट बाद वृषण जालक में, फिर शुक्र अपवाही नलिका में, फिर अधिवृषण में, और अधिवृषण से कहाँ जाएंगे? यह नलिका अधिवृषण, और अधिवृषण से कहाँ पहुंच जाएंगे? शुक्र वाहिनी में ये पहुंच जाएंगे। तो ये था शुक्राणु के गमन का रास्ता। अब इसके बाद हमने देखा था कि एक हार्मोन स्त्रवित हो रहा है, 2 हार्मोन स्त्रवित थे जिसमें मुख्यतः किसको पढ़ा जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो इसके कार्य आप देख लीजिए कि जब नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रवित होता है तो क्या कार्य करता है? क्या शरीर में कोई परिवर्तन दिखता है? तो हाँ, जितने भी परिवर्तन शरीर में दिखते हैं वो सारे किसकी वजह से दिखते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से दिखते हैं। तो क्या दिखते हैं कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देना, जैसे कि पुरुषों की आवाज भारी हो जाना, दाढ़ी मूछों का आना, नर जनन अंगों का परिपक्व हो जाना, तो आदि हमें इसमें दिखाई देते हैं। त्वचा कठोर हो जाना, हाथ पैर और सीने पर बाल आना, जनन अंगों पे बाल आना, साथ ही जनन अंगों के विकास को प्रेरित करना, मतलब परिपक्वता आना, जनन करने के लिए वो परिपक्व हो जाता है। और साथ में विपरीत लिंग के प्रति भी उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। और शुक्र जनन क्रिया यानी कि शुक्राणु के बनने की क्रिया को भी ये प्रेरित करता है। तो ये है अपने नर जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीयक जनन अंगों के बारे में विस्तार से, क्योंकि अगर इसमें देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।